हेलो दोस्तों, DMRC केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो आपका देखिए ये जो है आपका कक्षा 10 विषय जो है आपका कौन सा है, विज्ञान। और विज्ञान में हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 धातुएं और अधातुएं। धातुएं और अधातुएं क्या कहते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अध्याय 3 के बारे में, धातुएं और अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार या द्रव्यमान होता है। आगे पढ़े होंगे कि इसमें जो है तत्व होते हैं, तत्व के बाद पढ़े होंगे तत्वों में तत्व के परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ स्पेशली उन पदार्थों को पढ़ना है जो धातुएं और अधातुएं हैं। तो धातु और अधातु क्या है, तो प्रारंभिक संकल्पना में कैसे जाना गया होगा कि कौन धातुएं हैं या फिर कौन अधातुएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभ में तत्वों की जब खोज होने लगी, तो जब 1-2 तत्व थे तो उनका नाम सीधे सीधे लोहित, आयस या इस प्रकार के, जैसे लोहा को कहते हैं ना, लोहा खोजा गया, कांसा या तांबा खोजा गया। तो ये प्रारंभिक तत्व खोजे गए थे, लेकिन आगे चलते चलते बहुत सारे तत्वों की क्या हो गई, खोज हो गई ना। तो जब बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई तो उन तत्वों के अध्ययन को करने के लिए क्या किया गया, पदार्थों को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, यानी 2 भागों में बांट दिया गया। तो वहाँ पर 2 पार्ट निकल के आए, धातुएं और अधातुएं। तो स्पेशली हम आज उसी के बारे में तो बात करने वाले हैं कि धातुएं क्या है और अधातुएं क्या है। धातु और अधातु हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में उन सब का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए, साइकिल है, धातुओं से बनी है, या फिर जो भी लोहा, हल, सरिया, जैसे जो रॉड उड़ाता है, देखते हैं ना, गाटर, ये सब क्या है, सब धातुएं ही तो हैं। धातुएं अधातुएं सब चीज़ें आपको देख रहे हैं। तो चलिए, हम जो है इस पर धातुएं अधातुओं को जो है सबसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं सीधे सीधे कि धातुएं और अधातुएं क्या हैं। तो देखिए, अब सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो हो गया धातुएं। तो आप धातुएं यानी मेटल्स, धातुओं का मतलब मेटल्स, धातु किसे कहेंगे, तो कहेंगे वे पदार्थ, कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से, कैसे, आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। कौन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो अभी ये नई संकल्पना है कि ये धातु कहलाते हैं, लेकिन प्रारंभ में कैसे जाना गया होगा, पीट कर आवाज करता है, चमक है, खींचेंगे तो तनेगा, ये सब प्रॉपर्टी थी। लेकिन अभी क्या है कि वे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं वे तत्व, क्या, वे पदार्थ या वे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सोडियम, कौन, सोडियम, संकेत क्या है, Na, एक प्रकार की धातु है। आयरन, आयरन लोहा एक प्रकार का धातु है। कापर एक प्रकार का धातु है। Cu, इन सभी को देखेंगे अगर, Cu इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब धातुएं। देखिए, हम आपको धातुएं गिनाना नहीं चाहते हैं कि धातुएं हम कितना जानते हैं। आप जान लीजिए कि धातु क्या है, वे पदार्थ या तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, आयरन, कापर इत्यादि। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, तो आप
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानते होंगे, कक्षा 9 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़े होंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का करते कैसे हैं वो भी जानते होंगे। यही आशा करते कि आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो हमने डाला था उस पर जाके देख लेंगे कि अणुसूत्र और जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है Na, तो 11, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हुआ K, L, M और N कोष होते हैं, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1, तो इसके बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर आता है प्लस, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस। तो ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हैं? डोनेट कर रही हैं, दे रही हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया है? प्लस। ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या आ गया? प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन देगा 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 प्लस, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन देने वालों को आप क्या कर देंगे? धातुएं। अब देखिए, धातुएं तो सिंपली ये हो गई कि धातुएं ये हैं। अब अधातुएं क्या हैं? पहले डिफिनीशन सबका देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए अधातुएं क्या हैं ना? धातु हो गए। चलिए, अभी इनका एग्जाम्पल और देखना आप चाहें तो और भी देख सकते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम 12, अगर इसको देखेंगे तो ये 2, 8, 2, 8 2 10 2 12, यानी कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। तो मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देकर कितना प्लस बनाता है? 2 प्लस। तो ये मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये है क्या? ये एक प्रकार की क्या है? धातु है। तो इलेक्ट्रॉन देने वालों को आप क्या कर देंगे? धातु। आगे बढ़ेंगे। धातुओं के बाद अब आते हैं अधातुओं पर। देखिए, धातुओं के बाद कहाँ पर आते हैं? अधातुओं पर। जरा देखिए अधातुएं क्या है। देखिए, हम इसमें ज़्यादा परिवर्तन, चलिए परिवर्तन कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। अधातुएं मिटा देते हैं इसको। धातुएं हो गई। अधातुएं क्या है? अधातुएं, अधातुएं माने अधातुएं अर्थात नॉन मेटल्स। कौन? मेटल्स नहीं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब अधातुएं। अधातुएं क्या हैं? कि वे पदार्थ या वे तत्व जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, देते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातुएं या अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अधातुएं कहलाती हैं। तो कौन से पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेते हैं? देखिए जरा उदाहरण के लिए तत्वों में देखें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन F, क्लोरीन, देखिए इसका नाम ऐसे हम लिख दे रहे हैं, फ्लोरीन का आप लिख लीजिए क्लोरीन Cl। ऑक्सीजन, कौन? ऑक्सीजन O। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन? N, इत्यादि। ये सभी कौन से हैं? वो तत्व हैं या वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो ये अधातुएं कहलाती हैं। अधातुओं को अगर देखें तो जैसे मान लीजिए आपने कहा F का अगर देखेंगे तो इसके बाद ये 9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें K, L, M और N, तो 2 और 7, तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, अर्थात इसको बनाना कितना है? 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, ले लेगा, यानी F 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो F के ऊपर क्या जाएगा? माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पर आता है कौन सा चार्ज? माइनस। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधातुएं। क्या कहलाते हैं? अधातुएं। तो ये धातुओं और अधातुओं का क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया, आप इसको समझ लीजिए। और भी आपको डिटेल में कुछ मिलता है किताबों से या अन्य चीज़ें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्या है आपके धातु अधातु में, क्योंकि पूरा सिस्टम यानी पूरे लेक्चर को एक एक करके नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना? फिर क्वेश्चंस को भी तो करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब देखिए धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई। अब इसके बाद धातुओं में पूछता है कि धातुओं के 2 गुणधर्म लिखिए, या अधातुओं के 2 गुणधर्म लिखिए। तो देखिए धातुओं के बारे में आप जान रहे हैं, तो धातुओं के गुणधर्म,
धातुओं के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुणधर्म या मेटल ऑफ या मेरिट ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुणधर्म, मेरिट माने गुण, मेरिट ऑफ मेटल धातुओं के गुणधर्म, कैरेक्टर ऑफ लक्षण या गुणधर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आ गया धातुओं के गुणधर्म। धातु देखे हैं ना, वायर देखे ही होंगे, रॉड, कापर का रॉड, कापर का नहीं तो ऐसे सरिया वरिया जो देखे होंगे, किसका देखें, लोहे को, लोहे को मोड़ देंगे मुड़ जाएगा, पीट देंगे फैल जाएगा, जब पीटेंगे तो आवाज़ उत्पन्न होगी, ये सब चीज़ें आप देखे होंगे। तो यहाँ पर वही इनके क्या है, धातुओं के गुणधर्म। तो सबसे पहले धातु का गुणधर्म क्या है, आप कह सकते हैं कि धातुएं पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहला गुण। दूसरा, धातुएं पीटने पर आवाज कर, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातुएं कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय। बहुत लोग कंफ्यूजन में, आघात वर्धनीय क्या है, आघात वर्धनीय का मतलब आघात करना, मारना, पीटना। जब धातुएं अगर एक रॉड के रूप में हैं, अगर इसको पीटेंगे ना, इसको पीटेंगे, आघात करेंगे, तो ये जो रॉड होगी पतले से फैल के और क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, अर्थात धातु क्या हो गई, फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, ये कैसी है, आघात वर्धनीय है। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कौन सुचालक होता है, धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक माने चालक होते हैं। जैसे देखिए, आयरन की रॉड ले लेंगे, एक तरफ हीट करेंगे, देखिए आयरन की रॉड ले लीजिए, एक सोर्स है, यहाँ से जो है क्या है कि यहाँ से जो है लौ निकल रही है। अगर रॉड के एक सिरे को हीट करेंगे तो अगला सिरा क्या होता है, अपने आप हीट हो जाता है। इसका मतलब इसमें धातुओं में क्या है, उष्मा का क्या है, सुचालक। उष्मा उसमें क्या हो रही है, चल रही है, फ्लो कर रही है। उष्मा क्या हो रही है, चल रही है, फ्लो कर रही है। नहीं तो आपको प्रयोग करना है, एक ठो रॉड ले लीजिए पतला सा, उसको जो है ले जाकर ऐसे हीट करिए और एक तरफ से पकड़े रहिए। जहां पर पकड़े रहेंगे वहां पर आपको क्या होगा, हीट महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा। और विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, अर्थात इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और धातुएं क्या देती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं। तो धातुओं में किसका होता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता नहीं है, विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि ये विद्युत के कैसे हैं, सुचालक। तो आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो वायर लगे होते हैं, जो तार लगे होते हैं, केबल्स, ये सब, ये या तो देखेंगे एल्युमिनियम का लगा होगा, कापर का लगा होगा, ज़्यादातर यही ना देखते हैं, एल्युमिनियम और कापर। तो एल्युमिनियम, कापर क्या है, ये सब धातुएं हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह सबसे तेजी से, ये जानते रहिए, नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह सिल्वर में होता है। किसमें होता है, विद्युत धारा का सबसे ज़्यादा प्रवाह सिल्वर में होता है। और देखिए, ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए चौथा, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। तन्यता पाई जाने का मतलब, धातुओं को अगर खींचेंगे ना, अब हाथ से तो सभी धातुएं खींच नहीं सकते, एक राड कर दे, राड को खींचेंगे, नहीं खींच पाएंगे ना। अब तो सन्नी देओल तो हुए नहीं है कि मार के जो है जेल का जो है तोड़ देंगे सब दरवाजा और रॉड को खींच के जो है इधर कर देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, धातुएं तन्य होती हैं, कहने का मतलब धातुओं को अगर पीटेंगे और उसको हीट करके अगर खींच देंगे, हीट रहेगा तो उसको अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के उसको खींचेंगे, तानेंगे तो वो तन जाएगा। नॉर्मली देखिए, कापर ऊपर का तार अगर देखेंगे, उसको तेजी से खींचेंगे तो वो तन जाता है। तो इसमें क्या पाई जाती है, इसमें तन्यता पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है, तो सोना सबसे ज़्यादा, सोना माने Au, सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, जिसको खींचेंगे बहुत तेजी से खींचकर चाहे जितना लंबा आप बना सकते हैं। लगभग शायद 1 ग्राम को 1 किलोमीटर के लगभग उसको खींचकर बना सकते हैं ना।
चलिए, और ये हो गई 4 प्रॉपर्टी, लगभग 4 हैं बहुत, देखिए 4 मेन लिख लीजिए। धातुएं पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, धातुएं आघातवर्धनी होती है, धातुओं में विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। बाकी यही सब प्रॉपर्टीज हैं 4, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 पूछ लेता है, आप डिटेल मिल रहा है तो आप पढ़ लीजिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अधातुओं के गुणधर्म, किसके गुणधर्म? अधातुओं के गुणधर्म। तो अधातुओं के गुणधर्म लगभग आप लोगों के लिए अधातुओं के गुणधर्म को क्या कर लीजिए, धातुओं के गुणधर्म का उल्टा, धातुओं के गुणधर्म का क्या उल्टा। पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती है, आवाज तो उत्पन्न करती है लेकिन बहुत कम। धातुएं, अधातुएं जो होती है तन्य नहीं होती, उन्हें तान नहीं सकते, खींचेंगे चाहे जहां से टूट जाएंगी, ठीक है। और इन ये जो है विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। कौन अपवाद है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक अधातु है, कार्बन का अपर रूप है ना ग्रेफाइट। ये भी एक प्रकार का कैसा है, अधातु ही है, लेकिन ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। विद्युत का क्या है, विद्युत का चालक है ये, कौन? ग्रेफाइट। जबकि ये है क्या, ये अधातु है। तो धातुओं का जो गुण है उसका रिवर्स आप क्या समझ सकते हैं, अधातुओं के गुणधर्म। ठीक, तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म हो गए। अब क्या आ रहा है, अब आता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के, ये जो है बहुत पूछा जाता है, ये केमिस्ट्री है ही, तो केमिस्ट्री में जानिए ये तो जरूर आएगा। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म है ना। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार के रिएक्शंस को शो करता है, या क्या होता है कि धातुओं को जब वायु में जला दें, या धातुओं को पानी में डाल दें, मतलब जल से अभिक्रिया करवा दे, धातुओं को अम्लों से अभिक्रिया करा दे, धातुओं के अम्लों के मतलब धातुओं के ऑक्साइडों से अभिक्रिया करवा दे। तो मतलब ये सब अभिक्रियाएं करवाने पर धातुओं की किसी भी चीज़ से, जैसे नॉर्मल धातुएं देख रहे हैं, वायु में जला दीजिए क्या होगा, पानी में डाल दीजिए छोड़ दीजिए क्या होगा, या फिर जो है एसिड देख रहे हैं ना अम्ल, उसके ऊपर डाल दीजिए तो क्या होगा। यही सब चीजें हैं क्या, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला, धातुओं को वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर क्या होता है। तो धातुओं को वायु में जलाना है, तो वायु में मेनली किसी भी वस्तु को जलने के लिए या किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। तो जब भी हम धातुओं को ना, जब भी हम किसको, धातुओं को वायु में जलाते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसका एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 1 में भी देखा होगा कि जब मैग्नीशियम धातु को, मैग्नीशियम माने यही Mg ना, जब मैग्नीशियम, कौन सा, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ करते हैं। साफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वायु में उपस्थित, वायु से जो है मैग्नीशियम वायु से यानी O2 से अभिक्रिया करके उस पर एक परत जमा लेता है, जिसको जलाने पर वो आसानी से जलेगा नहीं। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्या करते हैं, रगड़ लेते हैं, फिर क्लीन हो जाता है, फिर जलाएंगे तो जलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम माने Mg, वायु माने O2, इससे जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है MgO। यहाँ पर 2 भाग कर दीजिए, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को, समीकरणों को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण बनाना हम आपको पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। हम आपको वीडियो का जो है उसमें दे देंगे, आप अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए और देखिए, अगर हम सोडियम की अभिक्रिया करवा दें, यानी सोडियम को ही वायु में जला दे, वैसे सोडियम तो बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी जल के जो है ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप देख रही एल्युमिनियम को जलाइए वायु में, एल्युमिनियम को अगर वायु में जलाएंगे Al2O3 बनता है एल्यूमिना, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3। यहाँ पर इसका 2 मोल कर लीजिए, यहाँ पर ये कितना मोल है, 2, यानी इसको ऐसे कर लीजिए, इसको संतुलित करना Al2O3, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ये 4,
और ये 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जितने भी धातुएं हैं अगर उनको आप जलाएंगे तो धातुओं को अगर वायु में जलाते हैं धातु के क्या मिलेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब धातुओं के साथ कौन लगा होगा? ऑक्सीजन। धातुओं के साथ कौन लगा होगा? ऑक्सीजन। मतलब ये क्या बन गया आपका? धातु के ऑक्साइड। तो धातुओं को जब वायु में जलाओगे क्या बनेगा? धातुओं के ऑक्साइड बनेंगे। ठीक, चलिए सेकेंड देखते हैं। अब धातुओं को जो है वायु में तो जला लिए, अभी जल से अभिक्रिया करा दीजिए। धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाइए। तो देखिए धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। ज़्यादातर धातुएं जल से अभिक्रिया करके किसको मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जरा देखिए, धातुओं में मान लीजिए सोडियम धातु है, इसको ना जल में डाल दीजिए, H2O पानी में डाल दीजिए, पानी में अपने आप जल में जो है ना आग लग जाएगी, मतलब वो जलने लगेगा तेजी से। तो जैसे ही सोडियम इतना अभिक्रियाशील है, जैसे ही जल के संपर्क में आता है या वायु के संपर्क में वो जल जाता है, इसीलिए उसे कैरोसिन आयल में रखा जाता है, कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। और जैसे ही संपर्क में आता है क्या होता है? जल जाता है। तो आप इसको ऑक्सीजन देने की कौन बात करे, आप पानी में डाल रहे हैं तो ये तेजी से क्या करता है? यहाँ से बना लेता है Na2O और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है तेजी से। जो आप देखते हैं कि जब जलाते हैं तो तेजी से वाष्प बनती है, वो वाष्प नहीं, वास्तव में वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए कोई और रिएक्शन आप देख सकते हैं। पोटेशियम का देख लीजिए, पोटेशियम को जल के साथ अगर हीट कर देंगे तो ये जो है आपका पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस कहाँ होगा? मुक्त हो जाएगा। ये बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इतना आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप धातु ले रहे हैं प्लस जल ले रहे हैं तो आपको मिलेगा धातु का ऑक्साइड। क्या मिलेगा? धातु का ऑक्साइड। और प्लस आपको क्या मिलेगा? आपको हाइड्रोजन, कौन सा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता हुआ दिखाई देगा। चलिए ये 2 रिएक्शन हो गए। ये दूसरा था ना, सॉरी ये दूसरा था, धातुओं की जल से अभिक्रिया। अभी देखिए धातुओं की जल से भी अभिक्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, तीसरा क्या पढ़ लेंगे? धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तो चलिए धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। देखिए जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और जल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लवण और जल बनाती हैं। ये क्लियर है एकदम। देखिए धातुओं को किससे अभिक्रिया करवाएंगे? जब किससे? धातुओं को जब अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। कौन बनेगा? लवण और जल। जैसे देखिए कोई धातु ले लीजिए, मान लीजिए Na, और कोई अम्ल ले लीजिए जैसे मान लीजिए HCl, अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं 2 भाग लीजिए, 2 भाग लीजिए, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो जा रही है। तो धातुओं के साथ धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त। धातुओं की अभिक्रिया अगर अम्ल से करवाई, अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप अभिक्रिया करवाना चाहते हैं, Fe का ही करवा दीजिए या पोटेशियम का करवा दीजिए, पोटेशियम की अभिक्रिया, या मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवा दीजिए, कैल्शियम की अभिक्रिया करवा दीजिए। ये धातु है ना, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया आप करवा दीजिए H2SO4 से। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो Mg अटैक कर देगा सीधे MgSO4
अब प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर। आप अभिक्रिया करवा दो पोटेशियम धातु की, किससे करवा दो, HNO3 से। ये सब अम्ल आपको याद होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसीलिए हम सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ढूंढने नहीं है, आपको एग्जाम्पल मिल रहा है, आप वही एग्जाम्पल एकदम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये दोनों कैसे हैं, लवण। जितना भी बनेगा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी धातुओं की किससे, अभिक्रिया, अम्ल से। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, KNO3, ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण। पोटेशियम नाइट्रेट ना, सोरे का सूत्र कहते हैं, सोरे का सूत्र पोटेशियम नाइट्रेट। और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर। हाइड्रोजन एक ही सोच रहे हैं निकल रहा, पोटेशियम 2 ले लीजिए, इसको भी 2 ले लीजिए, इसको भी 2 ले लीजिए, H2 कहाँ निकल गया, बाहर। तो धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस कहाँ होती है, मुक्त हो जाती है। और देखिए और भी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन मेनली 3 ये बहुत पूछता है। एक और अभिक्रिया देख लीजिए, चौथा, कि धातु ऑक्साइड नहीं, धातु ऑक्साइडों की, ऐसा करिए, धातु ऑक्साइडों की जल से अभिक्रिया। तो किसकी अभिक्रिया करानी है, धातु ऑक्साइड। तो धातु बोलिए, सोडियम, ऑक्साइड माने O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ना, किससे अभिक्रिया करवाना है, जल से, H2O से। जब H2O से अभिक्रिया करवाएंगे आप, तो ये स्पेशली यहाँ लिख लीजिए, एकदम क्लियर है कि यही बनेगा। तो जब भी धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, जल से, तो यहाँ पर आपको जल से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है क्षार। कौन बनता है, क्षार। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा Na, क्षार का मतलब OH। तो यहाँ से बन गया NaOH, 2 भाग लीजिए, 2 Na, 2 O, 2 O, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए इसको भी जल से अभिक्रिया करवा दीजिए, H2O। तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgOH का ट्वाइस, ये देखिए बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब जो OH माइनस आयन देते वो सब क्षार है ना, तो ये सब OH माइनस रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए H2O से अभिक्रिया करवा दीजिए, तो यहाँ पर AlOH का क्या बन जाएगा, थ्राइस। तो अभी इसको संतुलित करने के लिए आपको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना बना है, यहाँ पर 3, यानी 2 गुना कर दीजिए, यानी 3 क्या 6 बनेगा, कम से कम 3 भाग करिए। तो यहाँ पर 3 भाग, तो 3 भाग ये सामने कर दीजिए 2, तो ये हो गया 3 एकन्नम 3 दूना 6, 3 3 6, हाइड्रोजन 6, एल्युमिनियम 2, तो ये बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक प्रकार का क्षार है। इसकी अभिक्रिया अगर जल से करवाओगे तो ये भी बनेगा CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सभी क्या बन रहे हैं, क्षार बन रहे हैं। तो जब भी धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो क्या बनता है, तो भैया क्षार बनता है। ये क्लियरली आप समझ लीजिए। तो आपने देख लिया धातु क्या है, अधातुएं क्या है, उनके लक्षण क्या है, मतलब किस प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं धातुएं और अधातुएं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब देखिए एक तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सक्रियता श्रेणी। क्या पूछा जाता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है ना। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रिय माने क्रियाशील, कौन सी धातु है जो ज़्यादा क्रियाशील है। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उनको एक श्रेणीबद्ध तरीके से रख दिया गया है, एक क्रम बना के रख दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, आप कहते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार, माने जो ज़्यादा क्रियाशील है वो ऊपर, जो कम क्रियाशील है वो नीचे रख देना ही क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी सक्रियता के अनुसार अर्थात क्रियाशीलता के अनुसार एक श्रेणी में रख देना, एक श्रेणी में श्रेणी क्रम कर देना, श्रेणी बना देना ही क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी, ये देखिए सक्रियता श्रेणी कई बार पूछा हुआ, इसीलिए हम आपको इसको बता दे रहे हैं कि जितनी भी धातुएं हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक,
कापर, सिल्वर, एजी, एयू, जो भी आप जानते हैं, इन सब धातुएं सभी तो क्रियाशील हैं, सब क्रिया करती हैं, लेकिन कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन एकदम कम क्रियाशील है, उनको एक व्यवस्थित क्रम में रख देना ही क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी ना। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखें, सक्रियता श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर, वैसे यहाँ तक मतलब क्लास 10 तक दिया है कि सबसे सक्रिय कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आप देख सकते हैं जेडन, आपको देख सकते हैं Fe, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीबी, है ना, क्या देख सकते हैं, पीबी। इसके बाद एच, यहाँ पर देख सकते हैं आप Cu, Hg, Ag, Au। यानी अगर इन सभी एलिमेंटों को देखें, है ना, इन सभी एलिमेंटों को देखें, तत्वों को देखें, तो इनकी सक्रियता नीचे की ओर क्या होती है, घटती है। इसमें जो ये एलिमेंट है, ये इतने एलिमेंट को आप कह लीजिए, इतने एलिमेंट को आप कह लीजिए अधिक क्रियाशील। कैसा, अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं, इनको रखा गया, कैटेगरी बनाई गई है ना। ये बहुत क्रियाशील है, जैसे ही जल में या किसी छोड़ देंगे तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। सोडियम को देख ही रहे हैं, आग लग जाएगी जल में। इसके बाद ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाली जो यहाँ तक कैटेगरी है, इसको रखा गया है कम क्रियाशील धातुएं। कैसी, कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं, मतलब ये क्रियाशील तो है लेकिन इससे क्रियाशीलता कम है। ये जो हाइड्रोजन के नीचे है ना, हाइड्रोजन मानक रहता है, क्या रहता है, मानक। इसी मानक के अनुसार ये श्रेणी बनाई गई है। तो जो एकदम नीचे है ये बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं। सबसे अधिक क्रियाशील ये तीनों मान सकते हैं, ये तीनों। और ये सब कैसे हैं, कम क्रियाशील। ये सब कैसी हैं, बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं। यही क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। तो आज यही सक्रियता श्रेणी तक ही जो है हम बता पाएंगे आपको। आगे जो है अगले लेक्चर में बताएंगे कि किस प्रकार से धातुओं का निष्कर्षण होता है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। अगर देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यहीं पर जो है हम धन्यवाद। आगे जो है कल जो है अगले लेक्चर में आगे पढ़ाएंगे।